हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 में पहुंच चुके हम लोग। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। तो स्पेशली ये लेक्चर जो होने वाला है स्टार्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से और करंट डेंसिटी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बारे में जो मैंने ज्ञान दिया है स्पेशली लेक्चर नंबर 2 में दिया है, तो लेक्चर 2 को तो जरूर देखें। तो इस लेक्चर में लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। किसको प्रूफ करेंगे जी? ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ को प्रूफ करते टाइम मेडिटेशन भी अपना होगा, है ना। तो ओम्स लॉ जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो। और इसके बाद हम लोग बहुत डेप्थ में जाके इसका प्रूफ करेंगे और सारे इसके फील को लेंगे, ये ओम्स लॉ आया कैसे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉ को लिखेंगे, लॉ को डिफाइंड करेंगे। और उसके बाद बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइंड करने वाले हैं। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, और टाइप्स ऑफ कंडक्टर लाइक ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। और आफ्टर ऑल हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ओके, सो गेट रेडी टू एक्सीलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। सुंदर सा हेडिंग डालिए, ओम्स लॉ। ओके, तो ओम्स लॉ को प्रूफ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट लेक्चर की तरफ मैं लेके चलूँगा, जहाँ जहाँ कुछ कुछ चीज़ों का ज़रूरत है। जिससे पहली चीज़ है वीडी। वीडी बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये होता है ई टाउ बाई 2m। कितना होता है जी? ई टाउ बाई 2m, टाउ जी है ना, ई टाउ बाई 2m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा है कि वीडी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू ई होता है, ठीक है। जिसमें ई टाउ बाई 2m को क्या बोलते हैं हम लोग? मोबिलिटी बोलते हैं, है ना, मोबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद हमने प्रूव किया था जे इज व्हाट? करंट डेंसिटी, एंड इट इज व्हाट? एन ई वी डी। ये क्या होता है जी? नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जे क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है। और जे को अगर आई बाई ए लिख देते हैं तो आई और ए इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ई ए वी डी हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, तो चलिए यहीं से हम हौले हौले अपने कदमों को बढ़ाते हुए और हम लोग प्रूफ करेंगे ओम्स लॉ को। ओके, तो देखिए, और ओम्स लॉ को प्रूफ करने के बाद हम लोग ओम्स लॉ लिखेंगे, देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना। तो आई लिख सकते हैं एन ई ए, और वी टी के वैल्यू आप यहाँ पे रखिए। तो वी टी की वैल्यू क्या है मेरे बाबू? ई टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई 2m, है ना। ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो आई इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई 2m इंटू ई लिख सकते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं तो आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग एन ई स्क्वायर ए टाउ जी बाई 2m, और ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? वी बाई एल लिख सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ये कोई पार्टिकुलर कंडक्टर मैंने लिया था और लेंथ इसका एल था, और इसके क्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था बैटरी लगा के, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था जी? वी था। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था? वी बाई एल था। बहुत बढ़िया, वी बाई एल था। तो ऐसा करते हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या है जी? यहाँ पे वी बाई एल है, ठीक है, वी बाई एल है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं v को LHS में लेके आऊँगा, है ना, v को LHS में लेके आऊँगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा? आई, ये क्या है? आई 2ml ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2m इंटू एल, ठीक है, और इंटू आई डिवाइडेड बाई, ये पूरा पूरा क्या होगा? नीचे में आ जाएगा। क्या क्या? एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए नीचे में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा, है ना। पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पार्टिकुलर कंडक्टर मतलब ये मान लो मैंने एक कंडक्टर ले लिया, तो इसका लेंथ है ना, ये लेंथ एल है, ठीक है। ये क्या है जी? क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। और एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सबके लिए सेम होता है। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम होता है।
तो ये भी एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। और ये क्या है, टाउ जी हैं, ठीक है। तो टाउ जी किस पे डिपेंड करते हैं जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो मैंने माना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये टाउ भी क्या रहेगा, हर एक कंडक्टर का अलग अलग होगा, है ना। तो एक पार्टिकुलर कंडक्टर की अगर बात करेंगे तो इसका अपना फिक्स्ड वैल्यू होगा रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। और हम लोग टेम्परेचर को हम लोग क्या रखें हैं, कांस्टेंट रखें, मतलब टेम्परेचर चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे टाउ का भी क्या हो जाएगा, वैल्यू फिक्स होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर का ये जो क्वांटिटी है ना, मास एम इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, कंडक्टर का लेंथ नहीं चेंज होगा क्योंकि हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर देख रहे हैं, ठीक है ना। ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ इज कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं दिस क्वांटिटी इज व्हाट, कांस्टेंट फॉर दिस पार्टिकुलर कंडक्टर। तो हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। वाह 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 वाह। और यही क्या होता है जी, यही होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कंडक्टर के एंड पे जितना अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जितना ही ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा। हम लोग कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कंडक्टर, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कंडक्टर। तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो ये कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख देते हैं, R इंटू आई लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आर आई, या फिर कुछ लोग अच्छा लगने के लिए ऐसे भी लिखते हैं V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो ये क्या हुआ जी, ओम्स लॉ हुआ, ठीक है ना। स्टेटमेंट भी इसका देख सकते हैं, वही है कि हम लोग V अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो V जितना ही ज़्यादा अप्लाई करोगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही ज़्यादा बनाओगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना, ये स्केलर फॉर्म ऑफ करंट लॉ है, सॉरी स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, ठीक है ना। और इसको हम लोग और भी कुछ अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए J इज व्हाट, NeVd। सो J हम लोग लिख सकते हैं Ne, और Vd क्या होगा, E इंटू टाउ बाई 2m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा बाबू, Ne स्क्वायर टाउ बाई 2m इंटू E, ठीक है ना। और इसको हम लोग कुछ कांस्टेंट नाम दे देते हैं, ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये E हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये E क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या है, करंट डेंसिटी, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग एक तरह से ये भी कहते हैं कि देखो एक्चुअली यहीं से तो हम लोग ये लेके आए हैं, यहीं से तो हम लोग ये लेके आए हैं, ठीक है ना। और यहीं से ये भी आया है, दोनों का, दोनों इक्वेशन का ओरिजिन क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों क्या है, ओम्स लॉ ही है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वेक्टर यूज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, स्केलर होता है, और करंट क्या होता है, स्केलर होता है। आर तो कॉन्स्टेंट है ना, ये आर की जगह इसमें कौन कॉन्स्टेंट आया है, सिग्मा आया है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि जे कहाँ से आया है, आई से आया है, ठीक है ना। जे कहाँ से आया जी, आई से आया है, और ई कहाँ से आया है, वी से आया है, सिंपल है ना। इसको आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जे इक्वल्स टू इस सिग्मा को ना, इस सिग्मा को हम लोग बोलते हैं 1/ρ बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा इन लोगों का नाम क्या है, आप चिंता मत करिए। 1/ρ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ρ इंटू जे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ρ इंटू जे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो आपको ये और ये दोनों अच्छे से मैच हो जाएगा। देखो V कहाँ से आया है, E इंटू एल से आया है, V कहाँ से आया जी, E इंटू एल से आया है, और I कहाँ से आया है, J इंटू एरिया से आया है ना। V आया है E इंटू एल से, और I कहाँ से है, J इंटू एरिया से आया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, हालांकि आप इसी को याद रखो, J इक्वल्स टू सिग्मा E, ये ज़्यादा आसान है याद करना, है ना। V इक्वल्स टू आई आर इज ए स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, एंड J इक्वल्स टू सिग्मा इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ नेमिंग करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो कांस्टेंट आया ना, V इक्वल्स टू क्या है, I इंटू आर आया, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट आया R, इस R को हम लोग क्या बोलते हैं जी, रेजिस्टेंस कहते हैं हम लोग, है ना, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग सारा वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सिग्मा आया है, इस सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं हम लोग, है ना। इसको हम लोग R को बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सिग्मा को बोलेंगे कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, और इस रो को बोलते हैं हम लोग
रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो हम लोग कहते हैं सिग्मा इक्वल्स टू क्या, 1/रो, है ना। देखो तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा, है ना। और आर में भी हम लोग लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/G लिखते हैं, या फिर आप लिख सकते हो G इक्वल्स टू 1/R। और इसको हम लोग क्या, देखो आर का इन्वर्स ना, है ना, आर का रेसिप्रोकल क्या है, G है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, देखो ये रेजिस्टेंस है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, है ना। सिंपल सी बात है, आपको टर्म याद रखना है, ठीक है ना। देखो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टिविटी है। रेजिस्टिविटी मतलब रोकना, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है, कंडक्टर में करंट को रेसिस्ट करता है, रोकता है, और वही फैक्टर यहाँ पे क्या आया है, आर आया है, ठीक है ना। अब आर को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको मिटा दूँ, लिख लीजिए आप इसको, मैं अब आर लिखूंगा यहाँ पे। आर कौन था, यही था ना, ये कांस्टेंट आर था, तो आर लिख सकते हैं हम लोग 2mL/n² टाउ इंटू ए। ओके, दिस इज व्हाट आर। तो इस आर, ये जो रेजिस्टेंस है ना, आर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आर में क्या क्या टर्म यूज हो रहा है जी, तो 2m टाउ ई एन, है ना। तो मेनली ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं, एम और ई तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एन जो और टाउ जो है ना, एन और टाउ जो है ना, कंडक्टर टू कंडक्टर क्या होता है, वेरी करता है। अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी भी कंडक्टर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतना ही होगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो तो उतना ही होगा। लेकिन कंडक्टर टू कंडक्टर क्या वेरी करेगा, तो ये नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम वेरी करेगा, और ये टाउ वेरी करेगा, है ना। तो मतलब कहने का तो ये है कि ये जो फैक्टर है ना, ये कंडक्टर का स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, कंडक्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि कंडक्टर का मटेरियल पे ये चीज़ डिपेंड करता है। और ये एल और ए किस पे डिपेंड करता है जी, तो कंडक्टर का ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है, हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो एक कंडक्टर का ये आर जो होगा ना, हर कंडक्टर का, ठीक है ना, अगर मटेरियल चेंज करेंगे तो आर चेंज होगा, है कि नहीं। मटेरियल चेंज करने से आर चेंज होगा, और कंडक्टर का ये ज्योमेट्री चेंज करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ज्योमेट्री चेंज करने से क्या नहीं चेंज होगा, तो ये वाला फैक्टर क्या होगा, नहीं चेंज होगा। मतलब अगर ये हमने पार्टिकुलर कंडक्टर लिया तो इसका अगर हमने लेंथ बढ़ा दिया तो ये आर चेंज हो जाएगा, या फिर ये एरिया बढ़ा दिया चाहे घटा दिया तो ये आर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब आर इज डिपेंडिंग ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर एंड ऑल्सो लेंथ एंड एरिया, हम लोग कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्री पर भी डिपेंड कर रहा है ना। अब इसमें एक चीज़ है कि ये जो फैक्टर है ना, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, और ये इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रो को हमने क्या बोला है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और ये होता है 2m/n² टाउ, ठीक है ना। अब आप रो में देखेंगे, आप अच्छे से, खूब अच्छे से देखिए रो में, तो रो जो है ना, ये मास और ई तो आप छोड़ ही दीजिए, सारे कंडक्टर में यही रखना है। ये एन और टाउ, एन इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, हम कह सकते हैं मटेरियल का प्रॉपर्टी है, और टाउ भी क्या है जी, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो हम लोग सारी बातें कर रहे हैं किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हम लोग सारी बातें किस पे कर रहे हैं जी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो एक कंडक्टर अगर हमने ले लिया, कोई पर्टिकुलर कंडक्टर लिया अगर हमने, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, एक कंडक्टर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टाउ तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो रो क्या रहेगा उसका, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसका लेंथ चेंज कर देंगे इस कंडक्टर का, तो क्या रो चेंज होगा क्या, लेंथ चेंज करने से थोड़ी ना मटेरियल चेंज करे, टाउ थोड़ी चेंज होगा। क्या चेंज करने से टाउ और ई चेंज होगा जी, मटेरियल ही चेंज कर दो, मतलब टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल में ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। ये नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रो इज व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रो इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, है ना। तुम मटेरियल चेंज कर रहे हो तो रो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। रो किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे। मतलब ये एक मटेरियल है, इसका रो अलग होगा, ये मटेरियल इसका रो अलग होगा, ये एक मटेरियल है इसका रो अलग होगा, ठीक है ना। कि इसको तोड़ के आधा आधा भाग में कर दिया, दो पार्ट में कर दिया, तो उसका क्या चेंज होगा, रो चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि मटेरियल थोड़ी चेंज हुआ, हमने तो तोड़ा ना। तोड़ने का मतलब क्या चेंज किया जी, ज्योमेट्री चेंज किया। इसका मतलब ज्योमेट्री चेंज करने से क्या चेंज होगा, आर चेंज होगा,
ठीक है ना। हम यहाँ पे आर का सुंदर सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज आर इज, जब मैंने इसको रो बोल दिया तो आर कह सकते हैं रो एल बाई ए कह सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मूला आता है और इस पर हम लोग एक लेक्चर देने वाले हैं। इस रो एल बाई ए पे एक लेक्चर मैं आपको देने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर ही आने वाला है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई कंडक्टर लिया, मान लीजिए ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम तो कंडक्टर होता है, ठीक है ना। और ये एल्युमिनियम है तो इसका एक फिक्स वैल्यू होगा रो, एल्युमिनियम का। ये मैंने क्या बोला कि रो इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, तो हर मटेरियल का रो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो ये एल्युमिनियम है, कंडक्टर है, ठीक है ना, और इसको मैंने तोड़ दिया। एल्युमिनियम मतलब जस्ता है ना, जस्ता है, और जस्ता को मैंने क्या किया, तोड़ दिया। तो तोड़ा तो क्या चेंज हुआ, इसका रो चेंज हो गया क्या, रो चेंज हो गया। देखो रो सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, सोना का अलग होगा, चांदी का अलग होगा, तांबा का अलग होगा, जस्ता का अलग होगा। सोना मतलब गोल्ड है ना, सिल्वर है ना, कॉपर है ना। तो इसको तोड़ने से क्या, ऐसा थोड़ी कि इसको भाई साहब जस्ता था और तोड़ दिया है ना तो ये सोना बन गया, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, जस्ता लेके आएंगे, खूब तोड़ा तोड़ी करेंगे, घर में सोना बनाते रहेंगे, है कि नहीं, है ना। इधर से जस्ता तोड़ेंगे उधर से सोना निकलेगा, है कि नहीं। खैर मतलब जस्ता तोड़ेंगे और सोना बनेगा, ठीक है। तो ऐसा तो बात है नहीं, कहने मतलब कि इसको तोड़ा तो मटेरियल थोड़ी चेंज हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो इसका मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ जी, तोड़ने से इसका डायमेंशन चेंज हुआ। हम कह सकते हैं कि इसका तोड़ने से लेंथ चेंज हुआ है। तोड़ने से क्या चेंज हुआ है जी, लेंथ चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। इस कंडक्टर का क्या चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन इसका रो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तोड़ने से रो सेम रहता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ क्या, डायमेंशन भी है और रो भी है। और रो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। हम कहते हैं रो डिपेंड्स ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्या, कंडक्टर। हम कहते हैं कि दिस डिपेंड्स ऑन मटेरियल। और आर क्या है, डिपेंड कर रहा रो पे भी, तो हम कह सकते हैं आर डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्लस किस पे, डायमेंशन। हम कहते हैं कि आर इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि इस पे हम लेक्चर बनाने वाले बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो एक और बात करते हैं, क्या आर डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है क्या रो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, रो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। रो तो भाई साहब मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसमें टाउ होगा, उसमें एन होगा, उसमें मास होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, देखो एल कैसे आया था, एल कैसे आया, एरिया कैसे आया, तो जब हमने इस तरह से इस लेंथ के अलोंग हमने क्या करा था, करंट फ्लो कराया था, ठीक है ना, लेंथ के अलोंग करंट फ्लो कराया था, ऐसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था। तो ठीक है ना, हम कहते हैं कि आर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। हम कहते हैं कि इस आर में जो लेंथ होता है ना, लेंथ क्या है, एल क्या है, एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर मान लो मैं ऐसा करता, इसको मिटाता हूँ, ठीक है, आप लिखते चलो साइमल्टेनियसली, है ना। मान लीजिए मैंने ऐसे एक कंडक्टर लिया और करंट फ्लो कराया ऐसे, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो कराया है, तो इसके अलोंग लेंथ कितना है, ए है, ठीक है ना। तो इसी कंडक्टर का मटेरियल वही सेम मटेरियल रो है, ठीक है। तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो भी होगा, ठीक है ना, इसमें लेंथ क्या आ रहा है, ए आ रहा है। लेकिन वही अगर मैं करंट ऐसे फ्लो कराऊंगा ना, ऐसे, तो इस बार करंट अगर ऐसे फ्लो किया तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना आया मेरा बाबू, कितना आया बताइए, सी आया, है ना। ये मैंने ए लिया, ये बी लिया है, और ये वाला क्या लिया है, सी लिया है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि इस बार लेंथ क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। वही अगर हम करंट ऐसे फ्लो कराएंगे तो लेंथ कितना आएगा, बी आएगा, है ना। तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो लोग भी सही बोलते हैं, लेकिन उनका बोलने का सेंस कुछ अलग होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, करंट ऐसे फ्लो किया तो रेजिस्टेंस R1 हुआ, करंट ऐसे फ्लो करेगा तो क्या रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो उन लोगों का कहने का सेंस ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि इफ़ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, नहीं, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब ये कह रहे हैं हम लोग कि डायरेक्शन ऑफ करंट आप चेंज कर रहे हो इधर से तो इधर से, मतलब ऐसे चेंज हो रहे हो कि ज्योमेट्री मतलब लेंथ एरिया ये सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है जी, डायरेक्शन ऑफ
करंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमें आपको बताया रेजिस्टेंस और रो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है जी, आर रेजिस्टेंस, इसका इन्वर्स क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, सिग्मा कंडक्टिविटी, और इसका इन्वर्स क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। थोड़ा सा इसके यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसको मिटा दूं मैं, बताइए आप। इसको मिटा देता हूँ। यूनिट के बारे में थोड़ा देर बाद बात करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। मैंने बोला कि डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, मेटेरियल पे डिपेंड करता है और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आर का जो वैल्यू होता है वी बाई आई भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट पे आर तो डिपेंड कर ही रहा है, क्या करंट पे भी डिपेंड करेगा, क्या वी पर भी डिपेंड करेगा? आप बोलोगे हाँ डिपेंड करेगा, क्योंकि आर इक्वल टू क्या है, वी बाई आई है, और वी चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, जा आर चेंज हो जाएगा, आई चेंज करेंगे तो आर चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या है जी, गलत है। ठीक है ना, देखो आर क्या है, पहले कौन आया, करंट है तभी रेजिस्टेंस है क्या, करंट है तभी रेजिस्टेंस है, या फिर रेजिस्टेंस ऑलरेडी कंडक्टर में है? क्या रेजिस्टेंस लाने के लिए करंट की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोई रेजिस्टेंस, कोई कंडक्टर है तो इसका अपना एक लेंथ होगा, उसका अपना एक एरिया होगा, उसकी अपनी एक रेजिस्टिविटी होगी, तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा। इसको करंट और वोल्टेज से मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये हुआ कि आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उससे करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है ना, और करंट कितना फ्लो करेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि करंट जो फ्लो करेगा आई इक्वल टू वी बाई आर फ्लो करेगा। ठीक है ना, लेकिन आर क्या है जी, आर डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना, ये दुकान पे डिपेंड कर रहा है। आप खरीद के लेके आए आर, भाई साहब दुकान पे गए, भाई 10 ओम का रेजिस्टेंस देना, तो क्या वो करंट घुसड़ के देता है क्या? नहीं ना, वो कितना देता है, 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको दे दिया। ठीक है ना, तो हम लोग कहते हैं कि आर किस पे डिपेंड कर रहा है, मैन्युफैक्चर पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप आई चेंज करोगे तो आर चेंज हो जाएगा, है ना, वी चेंज करोगे तो आर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी है। कहने का मतलब ये है, हम लोग कह सकते हैं कि आर के फॉर्मूले में वी और आई इन्वॉल्व हो रहा है, बट इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वी एंड आई। जस्ट लाइक कि आपने पढ़ा होगा सी इज क्यू बाई वी, देखा है क्या? अरे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है जी, तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे और मीडियम पे, है ना। अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करोगे तो क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है ना। तो डी क्या होता है, सेपरेशन ऑफ प्लेट होता है, और ए क्या होता है जी, एरिया होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जान लीजिए, और पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। और एप्सिलॉन नॉट तो आप पढ़े ही हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है जी, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है ना। तो सी क्या होता है, इस पे और इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, लेकिन सी का फॉर्मूला में क्यू और वी आता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सी क्यू और वी पे डिपेंड कर रहा है ना। वैसे ही आर में भी वी और आई आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आर वी और आई पे डिपेंड कर रहा है। आर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री और इंटरनल स्ट्रक्चर पे। ठीक है ना, तो होता क्या है, आई चेंज करने से क्या होता है चेंज, वी चेंज करने से क्या होता है, हम कहते हैं कि वी चेंज करोगे तो वी के रेशियो में इस तरह से आई चेंज होता है कि वी और आई का रेशियो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। एक पार्टिकुलर कंडक्टर की अगर बात करेंगे हम लोग, एक पार्टिकुलर कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये वी बाई आई जो होता है ना, ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है। अगर इस लॉ को वो फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को अगर फॉलो कर रहा है, तो वी बाई आई ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वही कांस्टेंट क्वांटिटी क्या कहलाता है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि हम किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी भी कैपेसिटर में हम चार्ज देते हैं तो उस हिसाब से उसका वी चेंज होता है, और क्यू बाई वी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट कांस्टेंट क्वांटिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर और कंडक्टर, है ना, ऐसे कहते हैं हम लोग। तो वैसे ही हम लोग वी चेंज करने से आई भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वी बाई आई रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, और इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वी और आई का, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है ना, देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। किसको मैं मिटा दूँ, बोलो किसको मिटा दूँ, इधर का मिटा दूँ क्या? ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। तो देखिए अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये है आई और ये है वी। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले उसका स्लोप चेक करते हैं। तो इसका स्लोप क्या होगा, आई बाई वी होगा, है ना, इसका आई बाई वी स्लोप होगा। ठीक है ना, तो वी बाई आई क्या होता है जी, आर होता है ना। ठीक है, तो आई बाई वी क्या होगा, 1 बाई आर होगा। ठीक है, ये होगा कैसा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये कैसा होगा जी, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट कितना होगा, जीरो होगा। और इसका स्लोप क्या आएगा मेरा बाबू, स्लोप, तो स्लोप होगा आई बाई वी, दिस इज व्हाट 1 बाई आर। हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स यू व्हाट, 1 बाई आर क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। ठीक है ना, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्लोप का रेसिप्रोकल जो होगा रेजिस्टेंस होगा,
वन बाई स्लोप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना। मान लो ये थीटा बना रहा है इस वी एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इसका स्लोप क्या हुआ मेरा बाबू, स्लोप हो जाएगा टेन थीटा, है ना। स्लोप क्या होगा, टेन थीटा होगा, और इसको कह सकते हैं वन बाई आर, तो यहाँ से हम लोग आर भी निकाल सकते हैं। तो अगर स्लोप ऑफ, अगर ग्राफ आई वी ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप क्या होगा, कंडक्टेंस होता है, दैट इज व्हाट, वन बाई आर होता है। मेरी बात समझ ना। तो हम लोग सारा चर्चा किए किसके बारे में, आर के बारे में। मैंने बोला कि मेटेरियल पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। वी आई इसमें इन्वॉल्व होता है लेकिन वी आई पे डिपेंड नहीं करता है। इसका ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वन बाई आर देता है। लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन एंड नेचर। ठीक है। तो देखो यूनिट क्या होगा मेरा बाबू, आर का, आर का यूनिट क्या होगा, हम लोग आर का बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आर का जो यूनिट होगा ना, ये क्या होता है, वी बाई आई होता है, मतलब वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसका डायमेंशन निकालेंगे तो वोल्ट का आप डायमेंशन निकाल लीजिए और आई का डायमेंशन निकाल लीजिए। तो वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं जी, यू इक्वल्स टू क्यू ही लिखते हैं ना। ठीक है ना। मतलब वी इक्वल्स टू यू बाई क्यू, मतलब एनर्जी बाई चार्ज। एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाई आई टी। तो आई इक्वल्स टू -1 और टी इक्वल्स टी टू द पावर आई टू द पावर -1 और टी टू द पावर -1 हो गया। ऐसे कर लो ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई आई इंटू टी। सो वी का डायमेंशन हो जाएगा कितना मेरे बाबू, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। और वी बाई आई, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ आर विल बी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 2 हो जाएगा, है ना। ये v था i-1 और एक और i से डिवाइड करें तो i-2 हो जाएगा। दिस इज डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका नेचर क्या है जी, स्केलर है कि वेक्टर है, बताइए। ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड तो कर रहा है ना। तो क्या वेक्टर हो जाएगा, नहीं, क्या है, स्केलर ही है। ठीक है ना। डायरेक्शन पे डिपेंड कैसे कर, आपको पता चल रहा है ना। ठीक है ना। वो ज्योमेट्री है। ठीक है ना। अगर डायरेक्शन पे सच पे डिपेंड करता है तो ऐसे करने से वैल्यू कुछ अलग होता है, ऐसे करने से वैल्यू कुछ अलग होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए इस आर का नेचर क्या होगा जी, स्केलर ही होगा। इसके लिए तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेने का ज़रूरत है। ओके। तो दिस इज व्हाट आर। और यूनिट जो वोल्ट पर एम्पियर होता है ना, इसको हम लोग एक स्पेशल सिंबल से दिखाते हैं और वो क्या होता है, ओम। वो क्या होता है जी, ओम। इसको पढ़ते कैसे हैं, वैसे ही पढ़ते जैसे मैं बोल रहा हूँ ओम। क्या पढ़ते हैं जी हम लोग, ओम, है ना, ओम पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखो, अब कुछ और बातें हैं यहाँ पे। अगर मैंने बोला कि R इज 1/G एंड इट इज कंडक्टेंस, ठीक है ना, तो क्या ये ओम इनवर्स कह सकते हैं G का यूनिट, यूनिट ऑफ G जो होगा ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, है ना। तो ओम इनवर्स नहीं लिख के हम लोग इसका एक्चुअली एक स्पेशल सिंबल दिया जाता है। इनवर्स मतलब इसका उल्टा कर दिया जाता है, मतलब ये ऐसे हो जाता है। ठीक है। और देखो तो इसको ओम बोला गया है ना, तो उसका यूनिट जो होता है ना, महो हो जाता है, उल्टा, एकदम जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है ना। इसको कैसे कहते हैं हम लोग, आप ये सिंबल लिखो या फिर ये वाला बोलो, महो, है ना। इसका यूनिट क्या है जी, ओम। उस जी का यूनिट क्या है जी, महो। ठीक है ना। और इसका सिंबल भी जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आप उनको याद रखिए। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कंडक्टर्स का टाइप। ठीक है। अब देखो कंडक्टर्स का टाइप का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, V/I होता है। और मैंने ऐसा ही बोला कि अगर कोई कंडक्टर होगा और इस लॉ को फॉलो कर रहा होगा, अगर इस लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है ना। तो ओम्स लॉ को अगर फॉलो कर रहा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, V/I का रेशियो क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा। मतलब V/I क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, V/I कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि I/V भी कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। V/I इज R, ओके। सो I/V इज 1/R। अगर R कांस्टेंट है तो 1/R भी क्या है, कांस्टेंट है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा तो डेफिनेटली I/V क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा। मतलब I/V कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि IV ग्राफ क्या होगा। अच्छा, एक IV ग्राफ का एक स्पेशल नेम भी है, कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, IV ग्राफ, है ना। तो मैंने बोला कि I/V कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि IV ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना, क्योंकि स्लोप क्या है इसका, I/V है, तो इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। तो कैसा ग्राफ होगा, कांस्टेंट स्लोप का मतलब ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कांस्टेंट
स्लोप का ग्राफ कैसा होगा जी, स्ट्रेट लाइन होगा। कर्व ड्रॉ करोगे तो कर्व के तो हर पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अलग अलग टेंजेंट होगा तो हर पॉइंट पे स्लोप भी क्या होगा, टेंजेंट का अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज होने का मतलब क्या हुआ, आर चेंज होना। एक ही कंडक्टर का भाई साहब आर चेंज हो रहा है, एक कंडक्टर का आर कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि वो कंडक्टर जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ओम्स लॉ तो ये कह रहा है कि एक कंडक्टर का जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे तरीके से क्या होगा कि हमारे पास कंडक्टर जो होंगे दो टाइप के होंगे। एक तो ऐसा कंडक्टर होगा जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, मतलब उसका ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और एक ऐसा कंडक्टर होगा जो लीनियर नहीं होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। तो इस तरीके से हम लोग कंडक्टर को हमने क्या किया जी, दो टाइप में डिवाइड किया। एक ऐसा कंडक्टर जो ओमिक कंडक्टर है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लीनियर होता है। और दूसरा ऐसा कंडक्टर है जो जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, मतलब जिसका आईवी ग्राफ नॉन लीनियर होता है। वैसे कंडक्टर हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग ओमिक और नॉन ओमिक देखते हैं। तो हमारे पास कितने तरह के कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर, एक ओमिक और दूसरा नॉन ओमिक। ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक कंडक्टर है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, सिंपल सी बात है, क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। देखिए तब क्या है कि ओमिक कंडक्टर, टेस्ट ऑफ ओमिक कंडक्टर। टेस्ट ऑफ ओमिक कंडक्टर में क्या होगा, सबसे पहली बात क्या होगा, वो पहली बात और आखिरी बात एक ही बात होगी उसमें, कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, लीनियर होगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब आईवी ग्राफ में बार बार बोल रहा हूँ, है ना, लीनियर होगा। कहने मतलब कैसा है जी, तो जैसा मैंने ड्रॉ किया एकदम मस्त ऐसा होगा आईवी ग्राफ, ठीक है ना, ऐसा होगा। अच्छा, टेस्ट ऑफ नॉन ओमिक कैसा होगा, तो सबसे पहली टेस्ट तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। तो मैं पहला कह सकता हूँ कि आईवी ग्राफ जो होगा नॉन ओमिक कंडक्टर का नॉन लीनियर होगा। मतलब इसमें एक्चुअली होता क्या है ना, कि ऐसे सीधे जाएगा और फिर बाद में जाके क्या हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है ना। और ऐसा देखा जाता है किस टाइप के कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर में। ऐसा किस में देखा जाता है जी, मेटेलिक कंडक्टर में, ठीक है ना। और भी कुछ कुछ है, आपने नाम सुना होगा सेमी कंडक्टर, है ना। तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है ना, कि हम लोग करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जो कि हमारा ओम्स लॉ ऐसा नहीं कहता है, ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है जी, कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स वाला बात हो रहा है यहाँ पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है करंट पे, मैंने बताया ना। लेकिन कैसे, इस तरह से डायरेक्शन चेंज होता है कि ज्योमेट्री चेंज हो, लेंथ, एरिया, एक बार ऐसे तो एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, चाहे ऐसे। मैंने ऐसा नहीं बोला कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, और करंट का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कि एक बार इधर से गया और एक बार रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह से चेंज हो रहा है कि अलोंग द फ्लो ऑफ करंट लेंथ चेंज हो रहा है। अब ऐसे भी लेंथ एल आएगा और ऐसे भी करंट जाएगा तो लेंथ एल ही आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेटेलिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को जो फॉलो करते हैं, उसमें रिवर्स करने से करंट का डायरेक्शन रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, उसमें कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह का होता है, और स्पेशली ये देखने को मिलता है डायोड में। डायोड में आप पढ़ोगे, ठीक है, कि उसमें ऐसा होता है, देखो ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है ना। ये क्या है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तीसरा होता है सेम वैल्यू ऑफ करंट एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मतलब वोल्टेज अलग अलग है, फिर भी करंट की वैल्यू क्या है, सेम ही है। जो कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया था, V, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ बोलता है कि V अलग अलग रहने से करंट का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो नॉन ओमिक कंडक्टर है, उसमें थर्ड टाइप क्या है कि करंट सेम होगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। मतलब ऐसा हो सकता है, ये I है और ये V है, तो ये ऐसा हो जाता है, देखो। तो इस पॉइंट पे क्या है, V1 है, और इस पॉइंट पे क्या है, V2 है। तो अलग अलग V पे करंट का वैल्यू क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर का तीन टेस्ट है।
एक तो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, और ये वाला कैसा होता है, मेटेलिक होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। इसमें तो डिटेल नॉलेज हम लोग लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये तब लेंगे जब हम लोग सेमी कंडक्टर पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था कि जो हम लोग सारी चीज़ें हम लोग जो मॉडल देख रहे थे इलेक्ट्रॉन का, जो रैंडम मोशन करंट नहीं होता है, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो होता है करंट होने लगता है, वो सारी चीज़ें और भी कुछ कुछ चीज़ें उसमें होती है जो कि हम लोग सेमी कंडक्टर में ही देखते हैं जब बैंड थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उधर भी करंट ही पढ़ते हैं। तो हालांकि आपको नॉन ओमिक कंडक्टर में बस ये याद रखना है कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये मेटेलिक कंडक्टर का है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से क्या होता है ना कि यहाँ तक तो ओम्स लॉ को फॉलो किया है, स्ट्रेट लाइन किया है, लेकिन उसके बाद फॉलो करना बंद कर दिया, ठीक है ना, कर्व हो गया। ये तो ओमिक कंडक्टर है, और ये तीनों क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप इन सारे पॉइंट्स को, एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिए, और हम लोग एक दो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया है। इस सिंपल से क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है। मतलब अगर ऐसा सिंबल लिखा हुआ है, मतलब वो क्या दिखाया गया है जी, रेजिस्टेंस दिखाया गया है, ठीक है ना। और वो रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, डायग्रामेटिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्टर होगा, ठीक है ना, जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग इस सिंबल से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखो मैंगनीज वायर्स हैं, ठीक है ना, मैंगनीज वायर्स हैं, और इनका लेंथ जो है ना, लेंथ का रेशियो जो दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है, मतलब 1/2 दिया हुआ है। और इन दोनों वायर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो R1/R2, और वो क्या दिया हुआ है जी, वो भी 1/2 ही दिया हुआ है। बोला कि इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया, मतलब ऐसे जोड़ा गया। और आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा, 10th क्लास में पढ़े हो तो, ठीक है ना। ये R1 है और R2 है, ठीक है, 10th क्लास में पढ़े हम लोग कि इसमें अगर करंट आई जाएगा तो इसमें भी करंट क्या जाएगा, आई ही जाएगा, ठीक है ना। जब सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं तो करंट कितना जाता है, सेम ही जाता है, ठीक है ना। तो बोला कि दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है कैसे, तो I = NEAVD, ठीक है ना, ये है ना। तो देखो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर बात करें तो करंट तो क्या हो गया, सेम हो गया। तो करंट सेम हो गया, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट ही हो गया। तो मैं ऐसा कह दूं क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा। और एरिया दोनों में अगर सेम हो गया, दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू, दोनों वायर के थ्रू एरिया, ठीक है ना, सेम हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है ना। तो देखो रेजिस्टेंस हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस इज व्हाट, ρL/A पढ़ा, ठीक है ना। तो इसको R1 लिखो, इसको L1 लिखो, और R इसको A1 लिख दो, ठीक है ना। और R2 क्या होगा, ρL2/A2 लिखो, ठीक है। और आप R1/R2 करिए, ठीक है। तो R1 अगर R2 करते हैं, ठीक है, तो मेरे बाबू क्या आएगा, तो रो कैंसिल हो गया, ठीक है, रो और रो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा L1/L2 इंटू A2/A1 आएगा, ठीक है। R1/R2 कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 1/2। और L1/L2 कितना दिया हुआ है जी, 1/2 दिया हुआ है, ये भी 1/2 दिया हुआ है, इंटू A2/A1 हुआ, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया ना, तो A1 = क्या आया, A2 आया। हमें पता चला कि दोनों वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो दोनों क्या है, सेम ही है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम ही है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन 1 = ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन 2 हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा दोनों वायर में, 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए सोल्यूशन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस पे है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ही है। 10 मिलीमीटर थिक कॉपर वायर, ठीक है ना। और दूसरा वाला क्या है जी, 14 मिलीमीटर थिक कॉपर वायर को सीरीज में ज्वाइन किया गया, और इसके थ्रू जो करंट है वो करंट कितना जाता है, 15 एम्पियर का करंट जाता है, ठीक है ना। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा ले लिया, इसका थिकनेस क्या ले लिया, 14 मिलीमीटर, और इसका ले लिया 10 मिलीमीटर। तो थिकनेस देने का मतलब ये हुआ कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना उसका क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब डायमीटर दिया हो तो उसका रेडियस निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं 10/2 मिलीमीटर, ठीक है ना। मतलब R1 इज हाउ मच बाबू, 5 मिलीमीटर, है ना। और R2 कह सकते हैं कितना, 14 मिलीमीटर है ना, तो R2 कितना हो जाएगा, 7 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोला कि रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि I = NEAVD,
और बोला है कि दोनों में करंट क्या है 15 एम्पियर है, सेमी करंट है, तो फिर से हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है ना, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर सर्कुलर है तो 1 क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन 1 डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कितना 2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, है ना। तो R2 क्या है मेरे बाबू 7 है और ये क्या है 5 है, तो हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 जो होगा 49/25 हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर जो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो जो होगा 49:25 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग जेई का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन लिखिए। तो देखिए कंडक्टर के लिए क्या दिया हुआ है वीआई ग्राफ दिया हुआ है ना, ये आईवी ग्राफ नहीं, ये क्या है वीआई ग्राफ है। तो बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देख लेंगे हम लोग स्लोप देख लेते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन दिया है फिजिक्स में ना और ग्राफिकल क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, हम लोग स्लोप के बारे में सोचते हैं ना। तो स्लोप क्या होगा मेरे बाबू यहाँ पे V/I होगा, है ना, स्लोप होगा V/I। और हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है I/R होता है, तो V/I क्या होगा जी R होगा। वाह 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 वाह, यहाँ तो डायरेक्ट क्या दे दिया स्लोप रेजिस्टेंस ही दे दिया। हम लोगों ने क्या पढ़ा IV ग्राफ का स्लोप 1/R होता है, लेकिन VI दिया तो और आसान कर दिया ना हमारे लिए। इसका स्लोप क्या होगा डायरेक्टली क्या होगा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना, लेकिन एक बात है ये वाला एंगल 60 डिग्री है, स्लोप के लिए तो एक्स एक्सिस का जो एंगल होता है वो यूज करते हैं ना। तो जब ये 60 है तो ये क्या होगा जी 30 डिग्री होगा। तो इसका जो स्लोप होगा tan 30 डिग्री, है ना, क्या होगा जी tan 30 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया, तो क्या होगा ये R हो जाएगा। सो R इज हाउ मच 1/√3 और R का यूनिट होता है ओम, क्या होता है जी ओम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, लिखिए इसको। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ फॉर्मूला मिल रहा है, आपको नए नए फॉर्मूलाज मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए लेक्चर 1 से रट्टा मार रहा हूँ कि आप फॉर्मूला कॉपी बनाइए और फॉर्मूले कॉपी में हर फॉर्मूला को आप लिस्ट आउट करते चलिए, अपडेट करते चलिए। और इस लेक्चर में भी हमने देखा कि बहुत सारे फॉर्मूलाज आए, ओम्स लॉ में V = IR आया, रेजिस्टेंस ρL/A आया, कंडक्टिविटी को डिफाइन किया, तो 3 से 4 फॉर्मूला इसमें भी आ गया। तो इन फॉर्मूला को अभी का अभी आप फॉर्मूला कॉपी निकालिए और उसमें लिख डालिए और कमेंट में बताइए कि सर मैंने लिखा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप फॉलो कर रहे हो। ओके, तो देखा आपने कि हमने ओम्स लॉ को प्रूफ किया बहुत अच्छे फील के साथ, और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये इसके लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इनको टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहिए ताकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में भी हम लोग फाड़ के आएंगे और कॉन्सेप्ट हम लोग सीख ही रहे, क्वेश्चन तो हम लोग किए ही। तो इस लेक्चर से अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेरीज है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे आप पधारिए और हमसे मुलाकात करिए। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।